तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से। ठीक है, इसमें सारा हम लोग इस चैप्टर का फॉर्मूला देख रहे होंगे। आइए, फर्स्ट जो फॉर्मूला है डीबी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा वाला। ठीक है, तो बायोट सेवर्ट लॉ से ये फॉर्मूला आ रहा है। बायोट सेवर्ट लॉ ने छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड जो छोटा सा लेंथ एलिमेंट के कारण होगा वो कितना होगा, उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, वो ये फॉर्मूला बता रहा है। क्या है, μ0/4π I dl sin θ/r²। I यहाँ पे करंट है, dl वायर का छोटा सा लेंथ एलिमेंट है जिसके चलते छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। sin θ एंगल है किस किस के बीच में, तो लेंथ एलिमेंट, ठीक है, और जो r है, जो दूरी हम लोग ले रहे होंगे, उन दोनों का जो एंगल बनेगा उसको वो थीटा कहला रहा होगा बाई r² वो दूरी होगा। dB वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर फॉर्म में जब लिख रहे हैं तो μ0/4π I dl sin θ/r²। बस ये कैप आ गया है। यहाँ पे कैप का क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता था, डायरेक्शन को। ये मैग्नीट्यूड निकाल के देगा, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के दे रहा होगा, इसलिए ये वेक्टर फॉर्मूला है। इसी को कोई इस फॉर्म में भी लिख सकता है। ठीक है, किसी का कैप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसका वेक्टर बाई उसका मैग्नीट्यूड। तो इसी को अगर यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। साइन थीटा हट जाएगा। ठीक है, ये दोनों वेक्टर था, वेक्टर के बीच में साइन थीटा होगा तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इस कांस्टेंट का वैल्यू भी याद रख लीजिए डायरेक्टली। μ0/4π क्या होता है, 10⁻⁻7 TMA इनवर्स। ठीक है, और अगर सिर्फ μ0 पूछे तो μ0 पे 4π को अगर इधर भेजे तो μ0 का वैल्यू कितना आ रहा होगा, 4π × 10⁻⁻7 TMA इनवर्स। ओके, इस पे आते हैं। B जो है ये किसके लिए है, ये फाइनाइट वायर के लिए। सपोज आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, ये आँख है, हाँ यही आँख है। ठीक है, इन्हीं आँखों से आपको इस वायर को ऊपर और नीचे देखना है। तो समझिए आपके परपेंडिकुलर से ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर से ऊपर वाला एंगल अल्फ़ा और परपेंडिकुलर से नीचे वाला एंगल बीटा। ठीक है, कुछ अल्फ़ा और बीटा अगर है और ये फाइनाइट वायर अगर है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा इसके इर्द गिर्द वो क्या आएगा, μ0I/4πr साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अल्फ़ा ऊपर वाला एंगल है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और बीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसी को जब हम लोग इनफाइनाइट कर देंगे तो सोचिए, जब आप देख रहे हैं इनफाइनाइट वायर को, इधर समझिए वायर है, तो ये वायर को इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो आपको मुंडी पूरा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि पूरा ऊपर तक होगा। और अगर नीचे देख रहे होंगे तो नीचे पूरा नीचे तक होगा। मतलब अगर इस तरफ से बोले तो आपका एंगल 90 इधर से बन रहा होगा ये वाला, और नीचे भी 90 बन रहा होगा। ठीक है, मतलब जब 90 और 90 पुट कर रहे होंगे तो आपको इनफाइनाइट वायर का मिल जा रहा होगा। ठीक है, ओके। और जब सेमी इनफाइनाइट कह रहे हैं, सेमी इनफाइनाइट मतलब एक तरफ से जब देख रहे हैं तो पूरा ऊपर है और एक तरफ से नीचे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, सेमी इनफाइनाइट है मतलब सिर्फ एक तरफ इनफाइनाइट, इस तरफ कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो अल्फ़ा मान लेते हैं वो 90 है और बीटा कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। तो अगर अल्फ़ा को 90 रख ले, बीटा को 0 रख ले, तो ये फॉर्मूला आ रहा होगा किसके लिए, सेमी इनफाइनाइट के लिए। ओके, फिर आते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक वायर जो घुमा हुआ है उसके चलते उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी कितना आता है तो उसको डेरिवेशन के थ्रू ये निकाला जाता है। μ0I/r² होल r² + x² का 3/2। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसको 2-3 बार बोलेंगे तो समझ आ जाएगा। μ0I/r² 2 होल r² + x² का 3/2। ठीक है, ये किसी भी एक्सिस पे निकाल के दे रहा हूँ। और अगर आपको सेंटर पे निकालना होगा तो x को क्या कर दीजिए, 0। जैसे x को कीजिएगा 0 तो सेंटर पे आपको निकल के आ रहा होगा, और सेंटर पे निकल के कितना आता है, b = μ0I/2r फॉर 360 डिग्री। 360 डिग्री कहने का मतलब क्या है, अगर आप पूरा वायर ले रहे हैं और इसके चलते सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं तो वो इतना आता है। लेकिन कोई आधा का भी पूछ सकता है और ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, आधा है या 1/4 है तो उसका क्या होगा, तो आप समझिए अगर आधा होगा तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे 360 है और उसका भी आधा होता तो 1/4 होता तो 90 डिग्री। तो किसी भी एंगल के लिए क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है θ/360 μ0I/2r। यही चीज़ है। ठीक है, हम लोग 1 डिग्री के लिए निकालें और फिर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए होंगे। ओके, फॉर n टर्न्स, अगर किसी को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो वो कॉइल में बहुत सारा टर्न्स ले सकता है। तो बस सिंपली क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ACL,
ACL बोले तो एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ भी एक फार्मूला देता है, ठीक है, जिसका 3 यूज़ है। एक इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दूसरा सोलेनॉइड का निकालना, और तीसरा टोरॉइड का निकालना, ठीक है। इनफाइनाइट वायर का तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका प्रूफ इस फॉर्मूले से पूछता है कि आप इनफाइनाइट वायर का निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग ACL से ही निकालते हैं, ठीक है। सोलेनॉइड का बहुत ज़्यादा बार पूछता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टोरॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड को ही जब हम लोग घुमा देते हैं, देखिए ये है सोलेनॉइड, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड को जब घुमा देंगे, ठीक है, सोलेनॉइड जब घूम जाता है तो क्या बन जाता है, टोरॉइड। आप समझिए सोलेनॉइड खुद घूम घूम के बना हुआ है, और वो घुमा घुमा चीज़ भी फिर जब घूम जाता है तो क्या बन जाता है, टोरॉइड, ठीक है। तो ACL क्या कहता है, इंटीग्रेशन का साइन है और ये क्लोज है, तो क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड डॉट DL जो होगा वो होगा म्यू नॉट I इनक्लोज्ड, ठीक है। और सोलेनॉइड के लिए इसी की मदद से हम लोग क्या निकाले, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। यहाँ पे जो N है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। 1 मीटर में कितना टर्न्स है उसके बारे में ये छोटा n बता रहा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है ये F फॉर फोर्स। ये फोर्स किस पे है, तो QV क्रॉस B। फोर्स का जो फॉर्मूला आ रहा है वो QV क्रॉस B। ये क्या बताना चाह रहा है, चार्ज, ठीक है, चार्ज हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी हो। जब किसी चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक कोई चार्ज जिसके पास कोई वेलोसिटी है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो हो सकता है उस पर फोर्स लगे। हो सकता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर कोई चार्ज पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो उस पर फोर्स लगता है। क्यों, क्योंकि चार्ज खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाता है परपेंडिकुलर, तो झेलेगा कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल वाला नहीं झेलता है, ठीक है, ओके। और वो फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। क्रॉस को हटाएंगे तो साइन थीटा आ रहा होगा। अगर V जो चार्ज है, चार्ज का वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर होगा B के, तो आपको समझना है कि वो घूमने लगता है, और हर घूमता हुआ चीज़ के पास एक फोर्स लगता है जो है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, ठीक है, mv²/r। और चूंकि वो घूम रहा है तो एक रेडियस में घूम रहा होगा, और उस रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है, mv/qb। mv/qb, mv को हम p लिख सकते हैं, मोमेंटम, ठीक है, qb। अच्छा, मोमेंटम को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जीज में। देखिए कैसे, P इज इक्वल्स टू mv, K इज इक्वल्स टू हाफ mv², mm अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये p²/m हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग K को और P को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ही वर्क के बराबर होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है, और वर्क और पोटेंशियल को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे ये आ रहा है। इसका उतना ज़्यादा एकेडमिक्स में ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन इससे मेंस और नीट में बनते हैं। आइए इधर फिर R जो है अगर किसी आर्बिट्री एंगल पे फेंकते हैं हम लोग, किसी आर्बिट्री एंगल पे फेंके, तो जब परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन देखते हैं, परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का बात करते हैं, तो वही घुमाता है, ठीक है। और जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है किसी आर्बिट्री एंगल पे अगर फेंका गया होगा तो V का 2 कंपोनेंट टूटा होगा, ठीक है, इस तरफ V का कॉस थीटा और इस तरफ V का साइन थीटा। तो इसको घुमाता कौन है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे भी बात है, परपेंडिकुलर होगा तो घूमेगा, परपेंडिकुलर होगा तो घूमेगा, रेडियस आएगा। तो जब किसी आर्बिट्री एंगल पे फेंकते हैं V 2 में टूटता है, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा। तो साइन थीटा वाला उसको घुमाता है और कॉस थीटा वाला चलाता है, ठीक है। तो पाथ कैसा हो जाता है, कुछ ऐसा है ना, हेलिकल पाथ हो जाता है, घूम भी रहा है और चल भी रहा है। कब, जब किसी आर्बिट्री एंगल पे फेंकते हैं। और उस समय रेडियस का फॉर्मूला क्या आता है, mv परपेंडिकुलर qb, क्योंकि v परपेंडिकुलर ही जिम्मेदार है उसको घुमाने के लिए, ठीक है। और v परपेंडिकुलर को हम लोग v साइन थीटा लिख सकते हैं। टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर घूमने में कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना चला होगा जब घुमा होगा तो 2πr, और स्पीड की जगह पे क्या लिख रहे हैं, v परपेंडिकुलर, क्योंकि घुमा कौन रहा होगा, v परपेंडिकुलर, ना कि पैरेलल वाला। पैरेलल वाला क्या करता है, चलाता है, घुमा कौन रहा है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। और सब v परपेंडिकुलर का ऊपर से वैल्यू लिखें तो सारा को सॉरी r को अगर खोलें तो ये कुछ ऐसा आता है। r क्या आया था, mv/qb, mv/qb, v कट गया होगा, ये कुछ फार्मूला दिख रहा होगा, ठीक है।
फिर आते हैं दूसरे टर्म पे पिच। जब किसी आर्बिट्री एंगल पे फेंकते हैं तो वो घूम भी रहा है और चल भी रहा है, घूम भी रहा है और चल भी रहा है। ये जो चला होगा, एक दो सक्सेसिव घूमने के बीच में वो जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हम लोग कहते हैं पिच। और पिच क्या होगा सर, आगे ले जाने वाला वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। पिच जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सा वाला लेंगे, दो स्पीड आ रहा है, एक परपेंडिकुलर वाला और एक पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला आगे ले जा रहा है तो पैरेलल वाला वेलोसिटी, ठीक है। और टाइम जितना घूमने में लग रहा होगा उतना ही देर में चल भी ले रहा होगा। सोचिए यहाँ से यहाँ घूमा जब तक, तब तक ये इतना डिस्टेंस चल भी लिया है, ठीक है। तो टाइम यही वाला रख देते हैं। तो ये क्या आता है 2 पाई mv का कॉस थीटा, पैरेलल वाला कंपोनेंट वेलोसिटी का, बाई क्यूबी, ठीक है। अब यहाँ देखिए एफ जो है ये तो था चार्ज पार्टिकल के लिए, लेकिन अगर पूरा वायर हो तो, है ना, जिसमें करंट दौड़ रहा है तो उसके लिए क्या होता है, क्यू नहीं आई, वी नहीं एल। आप सोचो वी को ही अगर हम लोग खोल लेते, क्या इसको हम लोग खोल सकते हैं क्या, dx बाई डी टी, ठीक है, या dl बाई डी टी। तो dt को अगर बाहर निकालते तो dq बाई डी टी क्या हो जाता, आई। समझ रहे हैं, बस इसको और इसको कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, v को खोल लीजिए, आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच जाइएगा। ओके, तो ये किसका है, ये एक वायर का है, ये एक कंडक्टर का है, ठीक है। वायर पे कितना फोर्स लगता है तो आई एल क्रॉस बी। इसी को अगर सिंपल में लिखे तो बिल साइन थीटा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये वेक्टर के फॉर्म्स में है और ये स्केलर ऐसे फॉर्म में। और अगर दो ठो वायर है, समझिए एक वायर में जब करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, अगर दो वायर है तो दो मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे हो सकता है अट्रैक्टिव फोर्स लगाए या तो रिपल्सिव फोर्स लगाए। वो फोर्स होगा कितना, तो वो फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या है, म्यू नॉट बाई 2 पाई आर I1 I2 इंटू एल, ठीक है। यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बहुत बार पूछे जाने वाला टॉपिक है, F बाई एल और 1 एम्पियर, ठीक है। तो 1 के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, इसको 1 1 ले लेंगे, F बाई एल रख देंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक बात है टॉर्क का, ठीक है। ये जो सेगमेंट शुरू हो रहा है ये टॉर्क का शुरू हो रहा है। टॉर्क कहाँ लगता है, कब लगता है, तो जब हम किसी एक लूप वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, नॉर्थ और साउथ के बीच में रख देते हैं, तो पाया क्या गया है, ये घूमने लगता है, ये चलता नहीं है, ये घूमने लगता है। और जब कोई चीज़ घूमता है तो आपको पता है फोर्स के चलते घूम रहा है, और वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, रोटेशनल फोर्स, और रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहते हैं। वो टॉर्क कितना आता है, तो निब्बा साइन थीटा, ठीक है। या इसी को अगर वेक्टोरियल फॉर्म में लिखे तो एन आई ए क्रॉस बी, ना कि बी क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए आप निब्बा साइन थीटा याद कर लो, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो वो ए क्रॉस बी होता है। और यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, टॉर्क को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट्स के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एम क्रॉस बी, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था, पी क्रॉस ई, याद है, वहाँ बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टॉर्क आया था वो क्या आया था, पी क्रॉस ई। उसी तरह से यहाँ पे ई को रिप्लेस कर दिया है बी और पी को रिप्लेस कर दिया है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, एन आई ए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फिर आते हैं गैल्वेनोमीटर पे। गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब करंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। थीटा यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, डिफ्लेक्शन को, ठीक है। डिफ्लेक्शन जो आता है उसमें उसका सेटअप अगर आप पूरा देखिएगा तो उसमें एक अंदर में स्प्रिंग लगा रहता है, कॉइल लगा रहता है, स्प्रिंग में टॉर्क आता है और वो टॉर्क क्या होता है, माइनस के थीटा, ठीक है। माइनस के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्चुअली टी स्प्रिंग जो था वो थीटा पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा थीटा होगा, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो स्प्रिंग में ज़्यादा टॉर्क आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब हटा रहे थे तो माइनस सी थीटा आता है, ठीक है, या के थीटा। यहाँ पे के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्सोनल स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ये। अब यहाँ पे जो थीटा होता है, ठीक है, थीटा क्या आया है, एन बी ए बाई के इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे देखिए के सी, यहाँ पे के सी क्या है, करंट सेंसिटिविटी थीटा बाई आई, ठीक है, कि करंट दिए तो उसमें कितना डिफ्लेक्शन आया है, इसका रेशियो को कह रहा है थीटा बाई आई विच इज़ करंट सेंसिटिविटी, जो कि आया क्या है एन बी ए बाई के। यही चीज़ आई को इधर लेके आ गए तो एन बी ए बाई के आ गया। एंड इसी का जस्ट उल्टा कर दे अगर इसी का जस्ट उल्टा मतलब करंट सेंसिटिविटी का उल्टा 1 बाई के सी जो होता है उसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट क्या है, तो इसका जस्ट उल्टा मतलब थीटा बाई आई है, तो आई बाई थीटा का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट, ठीक है। यहाँ पे के सी क्या है, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, थीटा बाई आई तो करंट सेंसिटिविटी था, थीटा बाई वी क्या होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। वी को हम लोग आई आर लिख सकते हैं और गैल्वेनोमीटर का जो आर होता है उसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। और थीटा बाई आई हम लोग ऊपर से क्या देख रहे हैं, केसी, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और आर को जी के टर्म्स में, तो ये क्या आ जा रहा है, करंट सेंसिटिविटी बाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को देखा गया क्या कि गैल्वेनोमीटर करंट को भी सेंस कर सकता है और वोल्टेज को भी सेंस कर सकता है। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है क्या, आई जी बोले तो करंट इन गैल्वेनोमीटर, एस मतलब शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हम लोग जब एमीटर बनाते हैं तो करते क्या है, एक पैरेलल में छोटा सा शंट लगा देते हैं, शंट बोले तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो उससे करंट का जो कैपेसिटी पहले गैल्वेनोमीटर में कम था पकड़ने का, अब वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आई जी जो गैल्वेनोमीटर अब रीडिंग दिखा रहा होगा वो कितना तक का दिखा रहा होगा, उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। एस बाई जी एस, जी प्लस एस इंटू आई, आई क्या है, आई मैक्सिमम जो करंट आएगा, ठीक है, इनकमिंग करंट आई। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को जब हम लोग वोल्टामीटर बना रहे होंगे तो जो वोल्टेज मेजर करेगा वो क्या होगा, आई जी होल जी प्लस एच आर, एच आर यहाँ पे क्या है, हाई रेजिस्टेंस। देखो जैसा एमीटर में हम लोग करते हैं लो रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, उसी तरह वोल्टमीटर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं, इसमें पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, इसमें सीरीज़ में हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और वहाँ पे जो वोल्टेज आता है वो क्या आएगा, आई जी, जी प्लस हाई रेजिस्टेंस, जो भी हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा।